आज का हमारा विषय है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। वास्तव में देखा जाए तो इल्तुतमिश ही सुल्तान था, क्योंकि हम लोग ऐबक को पढ़ चुके हैं। अपने आप को सिपहसालार कहता था, अमीर कहता था। वो गौरी का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उसका एक सेनापति के रूप में उसने काम किया था। इल्तुतमिश ने जो गौरी के उत्तराधिकारी थे, एक्चुअली गौरी के कोई पुत्र नहीं था अपना, तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो सारे दास ही थे उसके, चाहे वो ताजुद्दीन यलदौज हो या नासिरुद्दीन कबाचा हो या कुतुबुद्दीन ऐबक हो। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को हम ये मान के चलते कि ये अपने आप को सुल्तान बनाता और सुल्तान की श्रेणी में खड़ा कर लेता, तो इसे बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली थी कबाचा से और यलदौज से, इसलिए शायद उसने मध्य मार्ग अपना लिया। तो इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अल्तमश है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। उस समय ये बदायूं का सूबेदार था। जब गौरी था तो इसको बदायूं की सूबेदारी मिली थी, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर दिया, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये बढ़ता हुआ एक योद्धा है और कल को शायद दिल्ली की सत्ता मुझसे छीन सकता है बड़ी आसानी से, इसलिए उसने उससे पारिवारिक संबंध बना लिए। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, हमने डिस्क्रिप्शन है। शासन अवधि इसकी क्या थी? 1210 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया। ये आराम शाह को मारकर गद्दी पर बैठा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इसके बाद इसका पुत्र आया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसको कि रजिया के षड्यंत्र से मारा गया, और रजिया सुल्तान बाद में गद्दी पर काबिज हुई थी। और 1236 में अप्रैल में इसका निधन हुआ। इसकी जो पत्नी थी वो शाह तुर्कन थी। संतान इसकी कई थी, जिसमें नसीरुद्दीन महमूद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो गद्दी पर बैठा भी था रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुछ दिन के लिए। उसके बाद रजिया सुल्तान मुइनुद्दीन बहराम, ये इसके संतानें थी। और इसका पूरा नाम जो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। घराना बदायूं है। ये घराना कैसे बना आपको पता है? मैंने अभी आपको बताया था कि ये बदायूं का सूबेदार था, तो ये यहीं से इसका घराना बना, क्योंकि ये अपने आप में दास है, ये किसी पीछे से किसी वंश से निकल कर नहीं आया हुआ है। तो इसका घराना बदायूं कहलाता है। राजवंश इसका मामलुक सल्तनत कहलाती है, मामलुक वंश है ये। धर्म इस्लाम है इनका। इल्तुतमिश की जब हम बात करते हैं तो एक शमशी वंश का है ये, तभी ये शमशी भी कहलाते हैं ये। तो ये शमशी वंश का है, प्रमुख शासक है ये। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में से है जो कि दिल्ली सल्तनत को जिन्होंने बहुत मजबूती प्रदान की है, ये उसमें से है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है था, ये मैंने आपको बताया भी है। 1210 ईस्वी से लेकर 1236 के बीच में इसने अपना शासन किया। और इस दौरान आपको ये जो खोखर है, मुल्तान के जो खोखर है, इन्होंने बहुत तंग किया इसको, और यही खोखर आप ध्यान रखिए गौरी की मौत का कारण भी बने थे। तो इनको करने में, इनको निपटने में से बहुत संघर्ष करना पड़ा इन खोखरों से। एक्चुअली ये जंगली जनजातियां हैं, ये खाना बदोश टाइप की जनजातियां हैं, लड़ाकू हैं। तो इल्तुतमिश ने बहुत ही प्रभावी इनके ऊपर कार्य किया। इसी से खुश होकर उस समय में गौरी ने उसको अमीर उल उमरा नामक पद को सौंप दिया था। अमीर उल उमरा के पद पर वो आसीन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है ना, किसी बीमारी से ना कैसे वो अचानक मर गया। वो पोलो खेल रहा था और वो खेलते हुए वो अचानक घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए कोई उत्तराधिकारी उसने अपना नियुक्त नहीं किया था इस दौरान। तो इसलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था, उसको काफी कोशिश किया, जो कुछ अमीर वर्ग था उन्होंने गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते नहीं है कि आराम शाह गद्दी पर बैठा है। फिर भी कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि आराम शाह के साथ इल्तुतमिश का शायद कोई युद्ध हुआ है, जिसको बाद उसने उसको कैद किया और उसको मार दिया। उसका जो राज्याभिषेक जब उसका हुआ, तो उस समय में कुछ जो अमीर वर्ग था, इस समय में जो है कई अमीर वर्ग जो है वो सक्रिय हैं, क्योंकि मैंने कहा ना गौरी का कोई भी अपना वो पुत्र नहीं था, तो इसलिए जितने भी उसके गुलाम थे वो सब अपने आप को गद्दी का दावेदार समझ रहे थे। तो ऐसे समय पे जब ये बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश काबिज हुआ, तो उसके सामने निश्चित बहुत सारी कठिनाइयां थी। उसने सबसे पहले आराम शाह को एक दिल्ली के पास एक जड़ नामक स्थान है, जहां पर उसने उसको हराया और उसके बाद बंदी बनाया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और यहीं से जो है वो इलवारी, क्योंकि इलवारी कबीला कहलाता है,
यहाँ से उसका शासन प्रारंभ हो जाता है। अब कठिनाइयां जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसके सामने 3 बड़े प्रतिद्वंदी थे बच्चों। ताजुद्दीन यलदौज, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नासिरुद्दीन कवाचा जो सिंध की तरफ है, ताजुद्दीन यलदौज जो है गजनी की तरफ है। उसने वहां अपने को गौरी का उत्तराधिकारी बना के प्रस्तुत किया है। नासिरुद्दीन कवाचा ने सिंध का प्रदेश चीन, पंजाब और सिंध पर काबिज हो गया है। और अली मर्दान जो है बंगाल जिसने अपने कब्जे में ले लिया और अपने आप को, जैसी गौरी की मृत्यु हुई उसके बाद उसने स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर दिया। तो 3 बड़े तगड़े उसके दावेदार थे गौरी के, जिससे इसको युद्ध लड़ना था, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी युद्ध करने की कोशिश की, पर वो निर्णायक युद्ध नहीं हुआ तो उसने पारिवारिक संबंध बना लिए, वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए और उससे जो है वो शांति कायम रही उसकी काफी हद तक। 1208 से लेकर 1210 के बीच में उसको शांति काल उसका रहा। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर वो लोग पूर्णतः खत्म नहीं हुए थे, तो इल्तुतमिश के लिए ये बड़ी कठिनाइयां थी। उसके अलावा जो है वो कुतुबी और मुअज्जी कुछ सरदार थे जो उसके खेमे के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के खेमे के थे, जो आराम शाह के पक्ष में थे। तो ऐसे सरदारों से भी उसे निपटना था। तो इसने जो है अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए सबसे पहले चहलगाने तुर्कानी या तुर्काने चहलगानी, इसको हम कहते हैं, एक संगठन बनाया जो उसके फेवर के जो 40 बड़े सरदार थे, जिसमें बलवन भी था। ये बलवन आने वाले समय में आप देखिएगा साम्राज्य के ऊपर कैसे काबिज होता है। ये बलवन भी उसमें से एक था। इन 40 का एक संगठन बना दिया, जो उस इल्तुतमिश के फेवर के लोग थे उनका संगठन बना दिया, ताकि जो दूसरे डिसफेवर के लोग हैं उनको खत्म किया जा सके, उनके विरुद्ध खड़ा किया जा सके। ये चहलगाने तुर्कानी, तुर्काने चहलगानी 40 का संगठन कहलाता है, 40 कहलाता है, चहगान कहलाता है। तो ये आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये जरूर आता है बेटा, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उसने 40 का अपना एक गुट बनाया, अपना मजबूत एक तंत्र बनाया। अब जब नासिरुद्दीन कवाचा है और ताजुद्दीन यलदौज है, जब तक उसे नहीं मारा जाएगा तब तक सत्ता किसी भी तरीके से उसके हाथ में नहीं आएगा। वो सत्ता नहीं है, वो छोटा सा एरिया उसने जरूर पकड़ा है, पर इल्तुतमिश एक बड़े एरिया को तैयार कर रहा है, ठीक है। तो 1215 में सबसे पहले उसने जो ताजुद्दीन यलदौज है उसके साथ युद्ध किया, उसे बंदी बनाया, उसे मारा। नासिरुद्दीन कवाचा के पीछे वो 1217 में पड़ा, काफी कोशिश की, लाहौर उससे छीन लिया, ठीक है। मैं आपसे बताऊंगी लाहौर कहाँ है, गजनी कहाँ है, क्या इनका कनेक्शन है, ठीक है। तो उसने उसे छीन लिया। अब उसका केवल यहाँ तक नहीं छोड़ा, जैसे उसने ताजुद्दीन यलदौज को कत्ल कर दिया, ठीक उसी तरह से उसने कवाचा का पीछा किया। जब उसने उसका पीछा किया तो कवाचा के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने सिंध नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। यानी 2 प्रतिद्वंदी, तगड़े प्रतिद्वंदी जो गौरी के अपने आप को उत्तराधिकारी बोलते थे, खत्म हो गए, ठीक है। आने वाले समय में उसके लिए इन 2 से कोई समस्या उसकी नहीं रही। उसके बाद हाँ, मैं आपको बंगाल पे भी लेके चलूंगी, जब उसने बंगाल पे आक्रमण किया है, लेकिन वहां उसने लखनौती का स्वतंत्र शासक मान लिया उसको, अली मर्दान खान को कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद उसने उसमें युद्ध का भी उसने उसके ऊपर युद्ध भी किया है, उसको, उसके बेटे को भी हराया। लेकिन इस समय में एक बड़ी समस्या उसके सामने मुंह बाए खड़ी हुई थी, वो था चंगेज खान। चंगेज खान जो है वो मंगोल है, और मंगोल आक्रमण का, जैसे तुर्क है ना बर्बर है, ठीक चंगेज इज भी बर्बर लोग हैं, बहुत भयंकर बर्बर, शायद तुर्क लोगों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और चंगेज खान को यह कहा जाता था कोई भी युद्ध हारता नहीं था वो। उसने क्या किया, वो मांगवर्नी का, जलालुद्दीन मांगवर्नी था, उसका ख्वारिज्म का शाह था, उसका पीछा करते करते वो सिंध की तरफ आ गया, पंजाब की तरफ आ गया। अब वहां से चंगेज खान ने अपने उससे दूत से कहला दिया कि अगर तुमने इसको शरण दी तो ठीक नहीं होगा। और वो भी जानता था इस कूटनीति को, इल्तुतमिश बहुत अच्छे से जानता था, यदि मैंने इस समय चंगेज खान से पंगा लिया, इस समय मैंने उससे झगड़ा किया, मेरे साम्राज्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि साम्राज्य अभी स्थिर नहीं है, अभी उसको अपने ही घर में लड़ाई करनी पड़ रही है चारों तरफ से। तो इसलिए उसने ख्वारिज्म के शाह से, मांग बरनी से बोल दिया कि यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ ना आए। तो इस तरह से एक तो ख्वारिज्म के शाह से उसने पंगा नहीं लिया, दूसरा चंगेज खान को उसने सीमा पर ही रोक दिया, अंदर आने नहीं दिया, ठीक है।
तो ये एक उसकी बुद्धिमत्ता थी, ये उसकी कूटनीतिक चाल थी, और इस तरह से वो जो चंगेज खान जो है वो उसके साम्राज्य से दूर रहा। और ये जो था 1228 में मंगोल भी चले गए और ये मांग भरनी का किस्सा भी उसका खत्म हो गया। अब आता है बंगाल की तरफ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद मैंने आपको बताया अली मर्दान खान, जिसने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लखनौती उसकी राजधानी है। उसने अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर आया, जो हिसामुद्दीन इवाज, ठीक है। ये गयासुद्दीन आजिम की उपाधि के साथ बंगाल का नवाब बना। इसके नाम का कुतवा जारी हुआ, इसके नाम के सिक्के जारी हुए। इल्तुतमिश ने के पुत्र ने 1226 में इवाज पर आक्रमण किया। आप देखिए, जब तक यहाँ पर चंगेज खान रहा है, मंगोल रहे हैं, छेड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसे फिर नहीं तो 2 स्तर पर लड़ाई करनी पड़ती और इतनी उसकी सेना मजबूत थी नहीं। तो 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र ने नासिरुद्दीन ने इवाज पर आक्रमण किया। उसके बाद वो इवाज को मारा गया और बंगाल पर अधिकार कर लिया उन्होंने। इल्तुतमिश का पुत्र जो था नासिरुद्दीन महमूद ने लखनौती पर अधिकार किया, लेकिन 2 वर्ष के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मलिक है, मलिक इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी। यहाँ पर ये जो बंगाल है ना, बंगाल में खलजीज बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो ये इख्तियारुद्दीन जो है, ये बख्तियार खलजी है, इसको बख्त खलजी भी बोलते हैं। ये इसने गद्दी पर अधिकार कर लिया क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद मारा गया था। 1230 में इल्तुतमिश ने उसके विद्रोह को दबाया और बख्तियार खलजी को मारा और फिर से बंगाल को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1226 में उसने रणथंभौर पर अधिकार किया। 1227 में उसने परमाणु की राजधानी मंदौर पर अधिकार किया। नागदा को लेकर इल्तुतमिश मेवाड़ के जैत्र सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ 1227 में। इसे भूताल का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में हालांकि जैत्र सिंह विजयी रहा था, इसमें इल्तुतमिश को विजय प्राप्त नहीं हुई थी। 1231 में उसने ग्वालियर के किले के ऊपर अधिकार किया, जहाँ का शासक मंगल देव था, ठीक है। तो इस तरह से ये उसके छोटे छोटे जो उसने राज्य बनाए ना, तो उसने अपनी सीमाओं को मजबूत किया, चारों तरफ से अपनी सीमाओं को मजबूत करने का प्रयास किया। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध, 1234-35 में उज्जैन भिलसा के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा उसने। उसके बाद नागदा के गहलोत, गुजरात के चालुक्य, इन पर भी उसने आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो बामियान का युद्ध था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब जो बात आती है, क्या ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? जो हमारा कल भी हमने डिस्कशन किया था, वही हमारा आज भी एक टॉपिक है। ये कारण क्या था? खलीफा से सम्मान जो प्राप्त किया, जिसे खिल्लत कहा जाता है, वो इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्राप्त नहीं की थी। 1229 में उसने बगदाद के खलीफा से एक सम्मान प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसकी पुष्टि के उसके क्षेत्रों से होती है, जो जीते हुए क्षेत्र हैं उनसे होती है, उनमें सिक्के जारी किए उसने। उन खलीफा ने उसको सुल्तान आजम यानी महान शासक की उपाधि भी दी और एक प्रमाण पत्र दिया कि इल्तुतमिश वैद्य सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का वैद्य सुल्तान। उसका एक प्रमाण पत्र उसको दिया गया, जो कि ये साबित करता है कि वही वास्तविक सुल्तान था। फिर इसके बाद इस पद को वैद्य सुल्तान सल्तनत बनाने से जो फायदा होता है वो ये होता है, ये वंशानुगत हो जाता है। पद जो है पिता के जाने के बाद पुत्र, पुत्र के जाने के बाद उसके पुत्र, ये वंशानुगत हो जाता है। अगर इस दौरान कोई ताकतवर व्यक्ति आए और छीन ले जाए तो एक अलग बात है। जैसे कि रजिया आई, रजिया के बाद वो 40 जो लोग थे उन्होंने घेर के रजिया को मारा और बलवन छीन ले गया बाद में। तो ये फिर ताकतवर जो कोई व्यक्ति आ जाए तो वो उस चीज को ले जाता है, ठीक है। हालांकि ये पद जो है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत का ये पद जो है, ये वंशानुगत हो गया। पिता के बाद पुत्र को ही मिलना था, उसको और कोई उस पर काबिज नहीं हो सकता था। और खिल्लत मिलने के बाद जो इल्तुतमिश है वो नासिर अमीर उल मोमिन कहलाने लगा। इसकी उपाधि उसने धारण की। और इसके बाद उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ये पहला सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टका,
तांबे का जीतल, ये उसने तय करवाया दिल्ली सल्तनत के अंदर। सिक्कों को टकसाल, जो सिक्कों की टकसाल होती है ना, उस पर नियंत्रण स्थापित किया, सबसे बड़ी बात है। और नियंत्रण नहीं होने से आप देखना आगे आने वाले समय में मोहम्मद बिन तुगलक को आप पढ़ोगे, तांबे के सिक्के उसने भी जारी किए, लेकिन उसका टकसाल पे नियंत्रण नहीं था, तो सारे घर के अंदर जितने तांबे के बर्तन थे, लोगों ने तांबे के सिक्के डालना शुरू कर दिया। अब जैसे हम लोग करते हैं, हमारे पास भी सिंबॉलिक मनी है, करेंसी होती है, चाहे कॉइन के रूप में हो, चाहे नोट के रूप में हो, तो ये इस करेंसी को कोई तो मैनेज करता है। हम लोगों का जो अकाउंट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं होता है। जो हमारे मेजर, हम जो पब्लिक है उसका जो एसबीआई अकाउंट जो हम कहते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं होता, वो हमारी टकसाल है। वो हमारे टूटे फूटे नोटों को सही करती है, वहीं से नोट बनते हैं, कितने के मात्रा में आएंगे। नोटबंदी हुई थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही वापस हुए थे सारे नोट, उसी ने उस चीज को चेक किया था, कितना नकली है, कितना असली है, कितना खराब हो गया है, ये सब कितना उसके एवज में हमें नया छापना पड़ेगा, ये सब काम वो करती है। उसको हम एक तरह से टकसाल कह सकते हैं अपनी। तो ये नियंत्रण यहाँ पहली बार दिखाई देता है कि जो कि इल्तुतमिश ने किया, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी साम्राज्य के लिए, ये बहुत जरूरी चीज होती है आपके इन चीज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, उसने जो सिक्के हैं, एक चीज और हमें प्रूफ देती है, ऐबक के सिक्कों पर कहीं पर भी खलीफा का जिक्र नहीं आता है, जबकि इल्तुतमिश के सिक्कों के ऊपर खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में उसने काम किया, ऐसा हमें पता चलता है जो उसके ऊपर किया गया है। अच्छा, उसके ऊपर उसने कुछ ग्वालियर विजय के बाद कुछ, जैसे होता है ना अपनी शान में कुछ लिखा जाता है सिक्कों के ऊपर, जैसे आपने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था समुद्रगुप्त ने, तो उसमें लिखा हुआ अश्वमेध पराक्रम, ऐसे शब्द लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से ग्वालियर विजय करने के बाद जब इल्तुतमिश वापस आया तो उसने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों का नायक, नायकों का सहायक, इस तरह से उसने शब्दों को खुदवाया, जो कि एक स्वतंत्र शासक की बहुत बड़ी पहचान होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक इक्ता सिस्टम बनाया। अभी तक साम्राज्य उसको जीता उसने ऐसे ही मिल गया, जैसे कहते हैं ना हमारे पास रॉ मटेरियल है बहुत सारा, हम खेत से लाते हैं ना, बहुत सारा रॉ मटेरियल है, मान लीजिए हमने गेहूं उगा दिया, बहुत सारा आ गया हमारे पास। अब इसके बाद उसकी कोई आटे के रूप में उसे इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसे सूजी बना रहा है, कोई उसके अंदर दूसरे साधन बना रहा है। तो ये जो चीज थी ना, शासन की ये जो व्यवस्था कहलाती है, ठीक इसी तरह से साम्राज्य के व्यवस्थित करने के लिए जिस तरह से सत्ता पे बैठा इल्तुतमिश और उसके 40 के चहलगाने तुर्कानी 40 लोग हैं, वो 40 लोग किस तरह से तंत्र को संभालेंगे, ये सारी व्यवस्था एक शासन प्रबंध कहलाता है। ठीक है, ये प्रबंधन उसने स्थापित करने का प्रयास किया, जिसकी पहली इकाई इक्ता व्यवस्था थी। ये आने वाले समय में आप देखेंगे, अकबर के समय में आप देखेंगे, उसने भी एक मनसबदारी सिस्टम शुरू किया था। जो ये इक्ता सिस्टम है, इसी का एक मान लीजिए इसका एक मॉडिफाई सा रूप है वो। और इसने इसको इसलिए भी वास्तविक संस्थापक कहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, अभी तक दिल्ली की राजधानी नहीं था, लाहौर थी राजधानी। अभी तक पूरा जो व्यवस्था चलाई जा रही थी लाहौर तक से चलाई जा रही थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो व्यवस्था चलाई जा रही थी वो लाहौर से चलाई जा रही थी, और लाहौर के स्थान पर दिल्ली को स्थानांतरित किया, इसलिए भी हम इसे वास्तविक मानते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ही था कि बमियान युद्ध के बाद उसकी मृत्यु हो गई, बीमार हो गया मार्ग में वो, उसकी मृत्यु हो गई, और 30 अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ये बेटा मैप है जिसके जरिए ये दिखाने का मैं प्रयास करूंगी कि किस तरह से कनेक्शन है गजनी का लाहौर से, लाहौर का दिल्ली से। ठीक है, ये इसको ध्यान से देखिए, ये जो बड़ी वाली एक लाइन दिखाई आपको दे रही है, मेरा कर्सर कहाँ गायब हो जाता है, ये जो मोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये उसका साम्राज्य है पूरा, इल्तुतमिश का ये साम्राज्य है। ये जो साम्राज्य ऐबक ने दिया था वो बहुत छोटा था, अब उसने ये लखनौती है, देखिए यहाँ लखनौती, और लखनौती से ये पूरा साम्राज्य जिसमें बिहार, बंगाल, ठीक है, बनारस, प्रयाग, ग्वालियर, उज्जैन, ये सारे प्रदेश इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन अभी ये गुजरात छूटा हुआ है, अनिलवाड़ा तक ये नहीं गया है, ये छूटा हुआ है, उच्च का प्रदेश है, ठीक, मुल्तान, लाहौर, ये है लाहौर। ठीक है, ये इस जगह पर है लाहौर, ये कैपिटल था पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यही कैपिटल था,
और लाहौर से अगर इधर जाएंगे तो ये पेशावर है और ये रहा गजनी। ठीक, यानी ये कनेक्शन ऐसे था। गजनी का जो सुल्तान था वो उसके लिए ये अगर विजित प्रदेश जो गौरी के थे वो उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। और क्योंकि उसके क्षेत्र में भी आता है, उसको उस पर कब्जा करने में कोई परेशानी नहीं थी। उसका कारण ये था कि ये जो है गजनी जो है ज्यादा दूर था नहीं, उसको कब्जा करने के लिए उसकी सेना उस पर आराम से कब्जा कर सकती थी। तो उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने, समझदार था, उसने राजधानी को लाहौर नहीं छोड़ा। अगर वो लाहौर छोड़ता तो क्या होता, राजधानी को अगर वो अपने लाहौर छोड़ देता तो बड़े आसानी से गजनी से आया जा सकता था और लाहौर पे कब्जा किया जा सकता था। ये गजनी से लाहौर आराम से आया जा सकता, ज्यादा बड़ी दूरी थी नहीं, इसलिए उठाकर उसने राजधानी ले आया दिल्ली। यानी गजनी से एक दूरी बना दी उसने, बहुत बड़ी दूरी बना दी। यानी यहाँ तक जब आएगा तो उसे मार्ग में पेशावर के रास्ते पर ही रोका जा सकता था। यहाँ तक आने से पहले उसे 2-3 बड़े मुख्य हर्डल थे, या तो पेशावर के रास्ते आता या ये मुल्तान के रास्ते आता। तो मुल्तान पे भी आसानी से रोका जा सकता था, पेशावर लाहौर पर भी रोका जा सकता था और दिल्ली को सेव किया जा सकता था। इसलिए जो दिल्ली राजधानी बनाया, दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक कहने के लिए काफी सक्षम है ये कि उसने दिल्ली में राजधानी को, अभी तक जो सत्ता थी दिल्ली पर नहीं थी। ये उसका पूरा क्षेत्र जिसके अंदर आपको सब दिखाई दे रहा है, लाहौर है, मुल्तान है, दिल्ली है, बरन, बदायूं, कन्नौज, अयोध्या, बनारस, प्रयाग, ग्वालियर, उज्जैन, उच्च, पेशावर और सिंध के क्षेत्र, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। ये जो है मेन आप का जो इसका मैप है, इल्तुतमिश के समय ये जो इसने कब्जा किया था, ये बहुत बड़ा एक कारण है जो उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहता है। बड़ी इसका क्षेत्र था जो उसको वास्तविक संस्थापक कहना। और देख लीजिए ये उसकी कब्र है जो दिल्ली में है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी आप कितना भी कोई कत्लेआम कर ले, अंत यही है। तो इसलिए कुछ अच्छी चीजें सुल्तानों से सीख ली जाए, कुछ बुरी चीजें उनकी छोड़ दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये आपका इल्तुतमिश था बच्चों, इल्तुतमिश के बारे में। और इसके बाद जब हम शासन प्रबंध लेंगे, दिल्ली सल्तनत का शासन प्रबंध, तब उसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, हम इनका शासन प्रबंध भी एक तरफ से लेना शुरू करेंगे। तब मैं बताऊंगी एक सिस्टम और थोड़ा उसको डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि वो शासन तंत्र के अंदर आता है। ठीक है, और किसी को यदि कुछ जानकारी चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। चलो, कल मैं आपसे व्हाट्सएप के साथ जुड़ूंगी। आपको अगर कोई प्रश्न है आपके बच्चों किसी भी तरीके के, आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक तो बारिश का माहौल हो रहा है बेटा, तो इसमें जो एक बड़ा दिक्कत आता है